इस सत्र में हम समाज सेवा की भी बात करेंगे और राजनीति की भी बात करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शरद जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। एक बड़ी जिम्मेदारी हाथरस की आपके कंधों पर है जिलाध्यक्ष के तौर पर, और खास तौर पर तब जब प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है और हाथरस की जनता ने भरपूर मौका भारतीय जनता पार्टी को दिया है। सांसद आपके चुनकर आते हैं, विधायक आपके चुनकर आते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष आपके चुनकर आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के तौर पर संगठन की मजबूती को लेकर, सत्ता और संगठन में तालमेल बैठाने को लेकर, या सत्ता की जो फैसले हैं संगठन के जरिए उनको इंप्लीमेंट कराने को लेकर आप क्या कर रहे हैं? पहला रिएक्शन आपका। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास चाहती है, और अंतिम पायदान तक जो व्यक्ति है, अंत्योदय की योजना को लेकर हम लोग चलने वाले। हमारे पार्टी के संस्थापक श्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रेरणा से हम सभी लोग, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, अंत्योदय यानी कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति, जो व्यक्ति सबसे अंत में खड़ा हुआ है, उसको लाभ पहुंचाने का हम सभी लोग, हमारी पार्टी कार्य करती है। और बात हम करें संगठन की, हम लोग संगठन, हमारा इतना बड़ा संगठन है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय श्री जेपी नड्डा जी, और हमारी पार्टी के अब 6 मोर्चे हैं। उस मोर्चे में हर मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, हर मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, हर मोर्चे के क्षेत्रीय अध्यक्ष होते हैं, हर मोर्चे के जिलाध्यक्ष होते हैं, हर मोर्चे के मंडल अध्यक्ष होते हैं। तो हमारी जो पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, जो इतना बड़ा है, इतना बड़ा दायरा है, गली गली में हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मिलेगा। ठीक है सर, मैं सुनील जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि समाज सेवा आप कर रहे हैं और हाथरस की जनता के लिए आपका योगदान क्या है, सबसे पहले मैं यही आपसे समझना चाहूंगा। सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद दूंगा, जो हाथरस जैसे बढ़ते हुए जिले में आपने इतना बड़ा कॉन्क्लेव किया है। निश्चित रूप से सामान्य जन की जो समस्याएं हैं, अब हम लोग आपके माध्यम से वो आगे रख पाएंगे। हाथरस जिला लगातार विकास की ओर अग्रसर है। पार्टियां आती रही हैं, लोग मेहनत करते रहे हैं, और हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जिन्होंने अभी बताया, भाजपा के साथ साथ अन्य पार्टियां भी लगातार जैसे भी हो अपने हाथरस को आगे बढ़ाने का काम ही करते रहे। हम सभी लोग मिलकर साथ यहाँ काम कर रहे हैं। निस्वार्थ सेवा संस्थान में लगभग 2000 कार्यकर्ता, कुछ सक्रिय हैं, कुछ बैक से भी वर्क कर रहे हैं, और हर क्षेत्र में अज्ञात सब सेवा में रोटी बैंक हम 2600 दिनों से चला रहे हैं यहाँ पर। उसके अलावा रक्तदान शिविर लगातार हम लगाते रहे हैं, गरीब बेटियों की शादी में योगदान। इसके अलावा पुस्तकालय का भी अभी विचार बन रहा है। चाय की चर्चा वरिष्ठ नागरिकों के संग करी जाती है। बहुत सारी सेवाओं में हम लोग हाथरस वासियों का साथ लेकर लगातार गैर राजनीतिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से इसी तरह एक कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। शायद हम भारत को ना बदल पाएं, उत्तर प्रदेश को ना बदल पाएं, लेकिन कम से कम हाथरस को बदलने का विचार निस्वार्थ सेवा संस्थान का है। मेरा सवाल शरद जी से है। पार्टी जिलाध्यक्ष हैं सत्तारूढ़ पार्टी के। आप विकास की बात करते हैं, कार्यकर्ताओं के संगठन की आप बात करते हैं। आपने बताया कि गली गली में आपके कार्यकर्ता हैं, लेकिन हाथरस में अगर शहर के अंदर की बात करें तो बहुत सी ऐसी तमाम गलियां हैं जहां विकास से अछूती हैं। दूसरा, आपके हाथरस में जो भी सांसद विधायक रहते हैं, अभी तक उनका कोई आवाज़ यहाँ नहीं, जनता से उनकी दूरी बनी हुई है। दूसरा, जहाँ तक जो अभी किसी भी गली में वो लोग नहीं जाते जहाँ का दौरे की बात करें, जो क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, समाज से निकल के आती हैं। दूसरा, कई बार एक आया कि अतिक्रमण का मामला जो हाथरस में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, कि हाथरस में जो अतिक्रमण की समस्या है, आप किसी भी बाज़ार में, किसी भी शहर में आप बिना जाम के निकल नहीं सकते। खासकर कि हाथरस का मुख्य बाज़ार घंटाघर, जहाँ पर एक बड़ा अतिक्रमण है, तकरीबन वो 150 फीट का रोड है, लेकिन वहाँ दिन के 12 घंटे में से 8 से 9 घंटे जाम की स्थिति बनी रहती है। इसमें अभी तक किसी भी आपके अधिकारी, आपके कोई भी कार्यकर्ता या प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई इसमें अभी तक नहीं की गई है। देखिए, मेरा जो मानना है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि अब जाम की आपको कंडीशन बताऊं तो जाम तो आप उत्तर प्रदेश का, पूरे भारत में आप कहीं भी देख लेना, हर जगह जाम आपको मिलेगा। क्योंकि जाम ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं, इतना भी जाम नहीं रहता, इतना बता रहे हैं, चलने फिरने के लिए काफी स्पेस रहता है। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, ये लोगों को भी, व्यापारियों को सोचना चाहिए।
यदि हम लोग, हमारी पार्टी की सत्ता है, यदि हम लोग यातायात केवल हटाने पर प्रेशर डालेंगे, व्यापारी भी अपना, लेकिन हाँ कुछ व्यापारियों को भी सोचना चाहिए। मेरा आपके इस मंच के माध्यम से कहना भी है, थोड़ा व्यापारी भी इस वर्ग में सोचें। जाम वगैरह बस लगता नहीं है, आप बता रहे हैं इतना कंजेस्टेड नहीं है। जी एक काउंटर मैं इस पर करना चाह रहा हूं। देखिए अतिक्रमण की समस्या का जिक्र सुनील कर रहे हैं, ये है, हो सकता है कि कहीं पर ज्यादा हो तो कहीं कम हो, लेकिन खराब सड़कों का मुद्दा सर बड़ा है। हम दिल्ली से चलकर हाथरस आए हैं, अलीगढ़ होकर इगलास होकर हाथरस पहुंचे, तो इगलास रोड इतना ज्यादा खराब है, ऐसा लग रहा है कि सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढे में सड़क। इगलास रोड, इगलास से हम हाथरस की तरफ जब आ रहे थे, आप कौन कह रहा है? खराब है सर। नहीं रोड खराब पड़ा हुआ है। नहीं, इगलास रोड बहुत अच्छा रोड बना हुआ है, आप किसी से पूछ ले। यहाँ पर इगलास रोड स्टील का ग्लास का पानी भर के रखेंगे। मैं तो इतना जानता हूं कि मैं अलीगढ़ और इगलास होकर हाथरस आया तो मुझे रोड खराब मिला। आप किसी अन्य रोड से, हाथरस के क्षेत्र में ही रोड आएगा। नहीं, इगलास रोड से लेकर हमारे हाथरस के रोड पर जब आते हैं तो पूरा रोड A1 बिल्कुल नया बना हुआ है, और मुझे तो लगता नहीं कि गड्ढे होंगे। है सुनील जी गड्ढे? सासनी रोड होगा आपका। हाँ, आप सासनी रोड से आ गए होंगे, वो आपको शायद कुछ कंफ्यूजन आपको हो रहा है। हाँ। कुछ रोड अभी रह गए। अभी हमारे माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, वही है ना। देखिए मैंने शुरुआत में कहा कि सांसद आपके होते हैं, विधायक आपके चुने जाते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष भी अभी आपकी हैं, पिछली बार भी बीजेपी से नगर पालिका चेयरमैन रहे हैं। जनता इंतजार कब तक करेगी? कब तक आखिर आपको मौका दे जनता की जो मूलभूत सुविधाएं उनको मिल पाए, जो बेसहारा पशु हैं वो कम से कम सड़कों से कम हो पाए, सड़कों के गड्ढे भर पाए, या फिर सीवर की समस्या का समाधान हो, पानी निकासी, तमाम सारे मुद्दे हैं सर, इन पर कितना और काम होगा? देखिए मैं अभी आपको बताऊं, सबसे पहले मैं आपको चिकित्सा के क्षेत्र में ले चलता हूं, धीरे धीरे क्षेत्र बाय क्षेत्र जाऊंगा जी। हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज भी नया बनने वाला है। हाथरस के सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर एक मेडिकल कॉलेज PPE मॉडल पर बनेगा सासनी में, और उसका माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ प्रस्ताव भी पास हो गया है, और हमारे माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, सभी जनप्रतिनिधियों की प्रेरणा से वो यहाँ पर पास भी होगा, जल्दी बनेगा। और दूसरा मैं आपको जिला अस्पताल में ले चलता हूँ, एक क्रिटिकल केयर का 50 बेड का बहुत बड़ा बनना है हॉस्पिटल। लेकिन समाजवादी पार्टी की नेता बैठकर यहाँ पर ये कह रहे थे कि वो रेफर सेंटर बना हुआ है। हाँ, अब उन पे कहने के लिए क्या है, उनका खाली डिब्बा है, उन पे कहने के लिए कुछ नहीं है। पूरा गुंडा राज था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, समझो उसके अंदर गुंडा, उस समय हम लोग कहते थे। अब पहले हम देखते थे जिस गाड़ी में सपा का झंडा होता था उसके अंदर गुंडा नजर आता था, और आज यहां पे इतने लोग बैठ, एक व्यक्ति भी कटाक्ष कर दे हमारे ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर, ये गुंडा है, ये मैं कह सकता हूं अपनी ईमानदारी के साथ में। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही अच्छा, बहुत ही ईमानदार तरीके हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं। सिर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। सुनील शरद जी, एक बड़ा सवाल है कि हाथरस कभी घी की खुशबू के लिए, दाल मिलों के लिए, कारपेट इंडस्ट्रीज के लिए, बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता था, और आज हाथरस हादसों के लिए जाना जाता है। चाहे सिकंदराबाद का हादसा हो, चाहे बिटिया कांड का बोलगड़ी का वाला मामला हो, ये ऐसे हादसों के लिए हाथरस फेमस हो चुका है। लेकिन जो हाथरस की पहचान थी वो आज खो चुकी है। हाथरस में इंडस्ट्रीज के लिए अलग एरिया दे दिया गया है सलेमपुर में, लेकिन उसके बावजूद भी हाथरस में तमाम इंडस्ट्री बीचों बीच शहर में अभी घिसट रही है। उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था वहाँ तक क्यों नहीं की जा रही, जिससे कि उनको पूरी तरीके से डेवलप किया जा सके? सुनील जी, आप एक एक करके मुझसे क्वेश्चन पूछें, 4-5 पूछ लिए, मैं भूल जाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपका किस चीज का जवाब दूं, बताओ। उद्योग नगरी खत्म होती जा रही है हाथरस की। आप देखिए, उद्योग नगरी खत्म नहीं हो रही, उद्योग, हमारे हाथरस के उद्योगों को पंख लग रहे हैं। एक नया औद्योगिक आता है, इंडस्ट्रियल बहुत बड़ा बनना है, और उसमें कम से कम हमारे हाथरस के जो बड़े बड़े उद्योग, नमकीन की फैक्ट्री, हींग की फैक्ट्री, और सोलर उद्योग, अल्फा और महान डेयरी, बड़ी बड़ी डेयरियां और बड़े बड़े उद्योग, सोलर का उद्योग वहां पर लग रहा है। कई सारे मेरे सैकड़ों उद्योग वहां लग चुके। और हाँ, और जो व्यापारी बीच सिटी में अंदर थे, वो धीरे धीरे करके अपना उद्योग बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जाम का एक कारण वो भी था, व्यापारी धीरे धीरे जाएगा, जैसे जैसे उसमें अपनी व्यवस्था होती है, हम लोग व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं, जैसे जैसे व्यवस्था होती है धीरे धीरे करके उसको अपना काम कर लेते हैं। एक तो योगा वैसे उद्योग को पंख लग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आप उद्योग कहाँ पे उजड़ गया, मुझे ये बता दो। कोकोला फैक्ट्री थी यहाँ पे, अब उसकी पूछेंगे कोकोला फैक्ट्री कैसे चली गई। और कोकोला फैक्ट्री का प्लांट छोटा पड़ता था, आप उससे पूछे, मुझसे पहले पूछे, उससे पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ तक कोकोला फैक्ट्री जाने का कारण ये था क्योंकि कोका कोला फैक्ट्री का स्पेस छोटा पड़ा था, प्रोडक्शन उनका बना हो गया था, तो उनकी
कोसी में फैक्ट्री बनी है, यहाँ पे किसी कारण से उन्होंने पलायन नहीं करा, उनका हम सभी लोग मिलकर सहयोगी करा करते थे। एक बड़ा सवाल और है कि यहाँ पे जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जनता से दूरी रहती है, प्रशासन पर पकड़ नहीं है, जिसके चलते अभी हाल ही में एक विधायक थे, उन्होंने एक प्रशासनिक अधिकारी की मुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से शिकायत की गई। लेकिन जो जनता आपको वोट देती है कि हमारी शिकायत सुनी जाएगी और हमारी समस्या का हल होगा, लेकिन जनप्रतिनिधि ही मुख्यमंत्री को शिकायत करने के अधिकारी नहीं सुन रहा। देखिए, कोई समस्या हो सकती है, कोई अधिकारी हमारे जनप्रतिनिधि को ना संतुष्ट कर पाया हो, क्योंकि हमारे पास जनप्रतिनिधियों के पास दोनों पक्ष के लोग आते हैं, एक लड़ने वाला भी आता है और जो पीड़ित होता है वो भी आता है। तो इस जब ये पक्ष दोनों सामने आते हैं तो बड़ी एक संशय का माहौल क्रिएट हो जाता है कि मदद किसकी करें। तो प्रयास ये रहता है कि उन दोनों का समझौता कराने का काम कराते हैं, जिसकी सच की हम जो मदद कराने का हम लोग कार्य करते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि होता है उसके बाद दोनों पक्षों के लोग आ जाते हैं, लड़ने वाला भी और दूसरा पीड़ित पक्ष भी आ जाता है। तो दोनों पक्षों का पहला तो समझौता, और समझौता नहीं होता तो जो सही होता है उसके साथ हम लोग खड़े होने का काम करते हैं। गलत व्यक्ति होता मना करते हैं, तेरी मदद कतई यहाँ पर नहीं हो पाएगी। सुनील जी, चूंकि आप समाज सेवा का काम कर रहे हैं तो इसमें आप देख रहे होंगे शासन स्तर से तमाम सारी योजनाएं रहती हैं, प्रशासन क्या इम्प्लीमेंट करा पा रहा है उनको? आपको लग रहा है कि कुछ और ऐसा हाथरस की जनता के लिए, जैसे हींग की बात अभी कर रहे थे सुनील, यहाँ पर सैकड़ों दाल मिलें हुआ करती थी, दर्जनों में सिमट कर रह गई हैं, उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है। क्या आपको लग रहा है कि इस तरीके की चीजें और जो चीजें सिमट गई हैं उनको अब बढ़ाने की जरूरत है? देखिए, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी ने एक बात कही थी कि ऊपर से हम 100 रुपये डालते हैं और नीचे 7 रुपये पहुँचते हैं। ये बहुत पुरानी बात है और लगातार इस बात को भाजपा सरकार ने उठाया भी है। बात उस समय सही थी, पहले 100 के 7 आते थे, आज 100 के 50 आ रहे हैं जी। समस्याएं पहले से कम हुई हैं। 140 करोड़ की आबादी में अगर आप सोचें ना समस्या खत्म हो जाए, ये संभव नहीं है। हम अपने पड़ोसी मुल्कों से काफ़ी आगे निकल गए हैं। बात रही हींग के उद्योग की, आज भी हींग के उद्योग अच्छे खासे चल रहे हैं। रेडीमेड गारमेंट्स की लगातार फैक्ट्रियां बढ़ी हैं, आप रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं, लगातार बढ़े ही बढ़े हैं, घटा कुछ नहीं है। आप अपने पड़ोसी को देखिए, आपके पड़ोसी पे पिछले 10 सालों में पैसे बढ़े होंगे। पहले आप ITR जो बढ़ते थे 3 लाख का, 4 लाख का, आज आप 10, 12, 15 लाख तक पहुंच गए। लोगों की सोच ऊंची हुई है। गवर्नमेंट जो अब 1,60,000 करोड़ या 2 लाख करोड़ तक GST जो प्रति माह वसूल रही है, वो कहाँ से आ रहा है? अगर लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी, तरक्की लोगों ने नहीं करी, तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये कर्जा लेके तो हम लोग टैक्स भर नहीं रहे। तो लेकिन विपक्ष तो कहता है कि महंगाई साहब बढ़ा रहे हैं ये लोग। नहीं, विपक्ष का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ। जब तक आपके पास कॉम्पिटिटर नहीं होगा, आप अपने बिजनेस को नहीं बढ़ा पाएंगे। विपक्ष और मजबूत होना चाहिए, और मजबूत होगा और ज्यादा सरकार काम करेंगी। हम भी चाहेंगे जब हमारा कोई भाई आगे बढ़ रहा है और आज अगर हम उसे अच्छा कंपटीशन दें, आपका पड़ोसी अगर अच्छा घर बना लेगा तो आपको भी लगेगा यार मैं भी एक अच्छा बना के दिखाऊं, आप भी और मेहनत करेंगे। जो मेहनत करने वाला व्यक्ति होगा वो आगे निकल जाएगा। हाँ। और जो मेहनत करने वाला नहीं होगा वो हमारे रोटी बैंक पर आए, हम उसे भोजन उपलब्ध करा देंगे। शरद जी, आप चूंकि व्यापारियों की बात कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट नगर की मांग लगातार लंबे समय से हो रही है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हो पा रहा है। अभी आप विधायक जी ने उसका जिक्र भी मुझे लगता है शायद किया था सदन में, लेकिन उस पर कब काम शुरू होगा? आपका प्रश्न बड़ा जायज है जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं पिछले 10-15 वर्षों से इसकी स्वयं मांग कर रहा हूं। देखिए, अलीगढ़ हमसे बड़ा है, महानगर है, वहां भी ट्रांसपोर्ट नगर की व्यवस्था नहीं हुई है। हमारा तो जिला हाथरस बहुत छोटा है। लगातार हम कई वर्षों से की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमें पूरी आशा ही नहीं, विश्वास है। हमारे माननीय सांसद जी अभी माननीय मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की थी जी, और माननीय विधायक जी ने भी विधानसभा में प्रश्न उठाया था ये ट्रांसपोर्ट नगर का, और बहुत जल्दी जो उन्होंने प्रश्न उठाया है, और ट्रांसपोर्ट नगर तो बहुत जल्दी बनने की पूरी मुझे उम्मीद है। और मुझे लगता नहीं है जब 1-2 साल में यहाँ पे आप आएंगे तो ट्रांसपोर्ट नगर के लिए भूमि एक्वायर हो चुकी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। दो प्रश्न और मेरे हैं, इसमें ऐड ऑन करिए अपना जवाब। एक, एजुकेशन सेक्टर को लेकर, विश्वविद्यालय को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? हाथरस के लोगों को बाहर, युवाओं को ना जाना पड़े, छात्रों को ना जाना पड़े। और दूसरा, एजुकेशन सेक्टर के साथ साथ सवाल ये भी है कि अगर हम स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, यानी खेल के क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करें, स्पोर्ट्स स्टेडियम हाथरस में अगर हो जाए तो शायद जो खिलाड़ी है उनका हुनर यहीं पर हम देख पाएं, वो यहाँ पर प्रैक्टिस करके आगे फिर नेशनल तक पहुँच पाएं। इसको लेकर कोई काम आप लोग कर रहे हैं? ये भी आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है शिक्षा के क्षेत्र का। यहाँ पे हमारे पहले से डिग्री कॉलेज भी हैं कई सारे, पहले बहुत कम कॉलेज हुआ करते थे। अब डिग्री कॉलेज हमारे सरकारी अपना
बागला डिग्री कॉलेज है, सरस्वती डिग्री कॉलेज है, कई सारे डिग्री कॉलेज हैं। और बात रही विश्वविद्यालय की, बहुत से लोगों ने ये सोच रखा है, हम खुद बता दें अपनी, बच्चों का ये सोचना होता है बाहर पढ़ेंगे तो अच्छी शिक्षा होगी। बाहर बहुत मतलब बच्चों को ये लगता है अंदर तो बाहर जाएंगे, लेकिन वो तो तब लगता है ना जब उनके सामने साधन ना हो। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि बच्चों को लगता है आजकल बाहर पढ़ेंगे, लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे साधन, एक अपना इगलास में है अपनी यूनिवर्सिटी, मंगलायत यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और उसमें हजारों बच्चे पढ़ भी रहे हैं। और ऐसी बात नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से लोग यहाँ के पढ़ भी रहे हैं। जो बच्चे, बहुत से लोग खोर होती है नहीं साहब बाहरी नोएडा जाके पढ़ेंगे, दिल्ली जाके पढ़ेंगे, बॉम्बे जाके पढ़ेंगे, चंडीगढ़ जाके पढ़ेंगे, तो कुछ बच्चों का मन भी होता है, ये सोचते हैं बाहर जाके, लेकिन चलो जैसी उनकी इच्छा। लेकिन यहाँ भी, हमारे यहाँ भी शिक्षा की बहुत सारी अच्छी अच्छी व्यवस्था है। सर जी, व्यवस्थाएं तो आपने बताई, लेकिन शिक्षा जो है यहाँ पे लगातार महंगी होती जा रही है और मुख्यमंत्री के आदेश हैं कि कई 2-3 सालों तक फीस न बढ़ाई जाए। उसके बावजूद भी हर कॉन्वेंट स्कूल में हर साल एक फीस बढ़ा दी जाती है, ड्रेस का नया मतमा लगा दिया जाता है कि हर साल ड्रेस चेंज करा दी जाती है, किताबें चेंज करा दी जाती हैं। ये क्या ये निजी स्कूलों को लेकर सुनील का सवाल मुझे लगता है कि निजी स्कूलों की मनमानी बहुत ज्यादा चल रही है, फीस वसूली, अलग अलग तरह की फीस के नाम पर पैसा वसूली, इस तरीके की शिकायत हाथरस के लोगों की बहुत ज्यादा है। देखिए, मैं आपके इस मंच के माध्यम से, इंडिया टीवी के मंच के माध्यम से बता दें, फिलहाल मुझे लगता नहीं है कि शायद इस बार फीस बढ़ी होगी और ड्रेस भी इस बार नहीं चेंज हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी का, योगी जी का आदेश हुआ, इस बार स्कूलों की ड्रेस नहीं चेंज हुई। और बहुत से लोग पहले खुद अपनी किताबों की दुकानें स्कूल वाले खोलते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है इस बार, पहले भी नहीं था। जो लोग ऐसा करते पाए, इस कृत्य को करते पाए जाते हैं, उनको सजा भी मिलती है। और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, योगी जी की सरकार की तरफ से, जो गरीब बच्चे हैं, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते धन के अभाव में, उनके लिए भी सरकारी स्कूलों में, अच्छे अच्छे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में एक आरक्षण की व्यवस्था है, आपको पता होगा। आईटी की व्यवस्था है, लेकिन उसके बावजूद भी कई स्कूलों में एडमिशन के नाम पर फीस ली जाती है। कौन से स्कूल में फीस ली जाती है बताना ही पड़ेगा। बीएसए द्वारा 45 स्कूलों को नोटिस दिए गए थे पूरे जिले में। ठीक है, अभी ये मेरे को जानकारी थी नहीं, आपने बताया है तो आज मैं उसको नोट करके आज इस बात को आपकी आगे बढ़ाने का काम करूंगा। हमारा काम है जनता की सेवा करना। किसी को कोई यदि शिकायत है तो हमारे दरवाजे आधी रात उसके लिए खुले हुए हैं और उसकी समस्या कोई भी छोटी हो या बड़ी हो, व्यक्ति गरीब हो या अमीर हो, उसकी सभी की सारी समस्या सुनने का हमारा काम है। यदि कोई भी ऐसा अनैतिक कार्य, कोई गलत कार्य यदि हो रहा है या कोई अधिकारी द्वारा किया जा रहा है तो आप जनप्रतिनिधियों को तुरंत अवगत कराने का काम करें। जनप्रतिनिधि आपके शहर में मिलते नहीं, किसी नहीं को कोई मिलते आवास ही नहीं है, नहीं लोग कोई आगरा, कोई अलीगढ़, नहीं, जनप्रतिनिधि मिलते हैं और उनका सबका यहाँ पर आवास भी है। कुछ ऐसी हम लोगों ने धारणा बना रही कि जनप्रतिनिधि नहीं मिलते, आप उनका नंबर है, नंबर लगाइए, उनका घर नहीं देगा घर पर जाइए, सब लोग घर पे मिलते हैं, समस्या सुनते हैं। आप जरा पूछना, मैं स्वयं यहाँ हाथरस में रहता हूँ तो लोगों के फोन जो आते हैं तो मैं स्वयं उस कार्य के लिए खुद लगभग लगातार अधिकारियों से, कोई भी काम व्यापारी का, किसी भी व्यक्ति का, छोटा हो या बड़ा हो, उसका जो काम होता है मैं उसको काम कराने का पूरा प्रयास करता हूं। अधिकारी को कहता हूं कि भाई ये काम गलत हो रहा है, इसको तुरंत ठीक कर लो। देखिए, सवाल सुनील का बड़ा जायज सा मुझे लग रहा है, क्योंकि कई बार लोगों की शिकायत ये रहती है कि शहर के व्यक्ति को टिकट ना देकर कहीं आसपास के इलाके से व्यक्ति को टिकट दिया जाता है, जो कि शहर में लोगों के बीच रूबरू नहीं हो पाते हैं, लोगों से उनका जुड़ाव थोड़ा कटा सा रहता है और जब लोगों को जरूरत पड़ती है तो फिर मुलाकात समय पर नहीं हो पाती है। नहीं, सभी लोगों की मुलाकात होती है, आज भी सभी लोग हाथरस में थे, लगातार सब लोग हाथरस में रहते हैं। हमारे अब ये बताइए, मोबाइल इतना अच्छा साधन है, आप लोग मोबाइल पे बात करो, पार्टी का कार्यालय है, आप हम लोग से संपर्क करो। कौन जनप्रतिनिधि नहीं मिल रहा, कौन मिल रहा है हमें तो बता दो, लेकिन जनप्रतिनिधि सभी यहाँ पर रहते हैं। चलिए, शरद माहेश्वरी जी के माध्यम से हम ये पूरी उम्मीद करेंगे हाथरस की जनता का अगर कोई भी काम पड़े, सांसद साहब हो, विधायक हो, चेयरपर्सन हो या फिर खुद आप हो, संगठन में किसी भी पद पर बैठे व्यक्ति हो, कम से कम जनता की सुनवाई हो पाए। मैं आपसे सुनील जी समझना चाह रहा हूँ, शासन स्तर से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि समाज सेवा का काम आप कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स को आप देख रहे होंगे, अलग अलग क्षेत्र में आप लोगों की सेवा भी कर रहे होंगे, तमाम एजुकेशन सेक्टर हो, स्वास्थ्य की बात करें, अलग अलग सेक्टर्स की हम बात करें, आपको लग रहा है कि हाथरस विकास की धुरी पर बड़े अच्छे से घूम रहा है? क्या बदलाव पिछले 5 से 10 साल में आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इन 10-5 सालों के बदलाव का जिक्र बहुत होता है राजनीति में? देखिए, वर्तमान में जो चल रहा है उसके आधार पर एक बेहतर अक्षय केंद्र हमें मिल गया है और निश्चित रूप से जनता भी पहले से बहुत ज़्यादा जागरूक हो गई है।
पहले जो सोच, जैसे अभी माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपको दिख रहा है जनप्रतिनिधि नहीं मिल रहे, फेसबुक पे डाल दीजिए। ये अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, डालिए फेसबुक पे। जनता संगठित होने में देर नहीं लगाती है, तो इस चीज के लिए डरना तो बंद हो गया कि हमारा जनप्रतिनिधि काम नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम लोग सक्षम हैं, हमें इतना बड़ा माध्यम मिला हुआ है, तो हम अपना काम करवा सकते हैं। ट्विटर पे डाल के मैंने खुद IRCTC की शिकायत करके बहुत सारी समस्याएं सुलझ पाई हैं, क्योंकि आप एक सामान्य आदमी हो, सिर्फ जानकारी रखते हो कि हमें किस क्षेत्र में काम करना है, आपकी समस्या का समाधान होगा। रही बात हाथरस की, बहुत सारे लोग सेवा करना चाहते हैं। मैं आप सभी लोगों से एक बात का एक निवेदन करूंगा, एक महीने में सिर्फ 1 घंटा निकालिए। सबसे जमीनी स्तर है प्राथमिक विद्यालय, किसी भी सरकार का, किसी भी देश का और किसी भी जनता का। हम लोग क्या है, सरकारी जो स्कूल है उससे प्यार नहीं करते हैं। हमारे पास समय है, लेकिन हम वो देना नहीं चाहते। हम बताना चाहते हैं कि पड़ोस के घर में भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम खुद सेवा कर सकें। निस्वार्थ सेवा संस्थान हर आदमी चला सकता है, ये जरूरी नहीं है संस्था से जुड़ के ही कार्य करा जाए। आप सिर्फ पूरे 1 महीने में 1 घंटा निकालिए, किसी भी प्राथमिक विद्यालय में जाइए, ऑन रिक्वेस्ट आपको वहां पीरियड लेने के लिए वो लोग आराम से अलाउ कर देंगे। बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, क्योंकि NSS के माध्यम से हम 25 करीब स्कूल में जाके LED टॉय रूम वगैरह बना चुके हैं। वहां जाइए, आपने जो ज्ञान का अर्जन किया है वो वहां दीजिए। बाबा साहब ने एक बात कही थी, मुझे जबरदस्त बात लगती है, 1 रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। हम शायद उस बात का अनुसरण ही नहीं कर पा रहे हैं, और जब तक हम उस बात का अनुसरण नहीं करेंगे तो ना तो मैं ये मान रहा हूं कि हम राम को मानते हैं, ना तो हम बाबा साहब को मानते हैं। क्योंकि मानना जब होता है, आप अपने माँ बाप के पैर छू रहे हैं और या बड़े के पैर छू रहे हैं और पीठ पीछे उनके अपशब्द कह रहे हैं, तो कृपया पैर ना छुएं। मैं बाबा साहब का अनुसरण जब मानूंगा जब शिक्षा के क्षेत्र में हाथरस आगे बढ़ेगा। जहां भी सहयोग चाहिएगा, निस्वार्थ सेवा संस्थान हमेशा तत्पर है। कुछ सवाल जनता की तरफ से आ रहे हैं, मैं चाहूंगा एक बार माइक ID पहुंचाएं। और एक सवाल जनता की तरफ से, चूंकि जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और समाज सेवी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो सवाल जनता के समझने भी जरूरी है कि आखिर जनता के मुद्दे क्या हैं, जनता क्या कुछ चाहती है, जनता क्या सोचती है जनप्रतिनिधियों को लेकर, वो तमाम सारे सवाल है। एक प्रश्न आप बताइए। नमस्ते सर, मेरा सवाल है, मैं तरफरा रोड का निवासी हूँ। अभी वहाँ नई सड़क बनी है। जो सड़क बनी है सर, वो पार्ट में बनाई गई है। जो पुरानी सड़क थी वो थोड़ी सी, उसी को रिपेयर कर दिया। कहीं बहुत सारे गड्ढे हैं, और एक जगह तो ऐसी है वहाँ जहाँ नाले का पानी 12 महीने 300 दिन वहाँ रोड पे रहता है। तो मैं ये चाहता हूँ सर कि वो नाले की ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो जल भराव वहाँ हो रहा है वो ना हो। छोटे छोटे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, महिलाएं वहाँ काम पे भी जाती हैं, तो बड़ी समस्या होती है। अचार फैक्ट्री के ठीक सामने की बात है सर ये। तो देखिए, वार्ड नंबर कौन सा पड़ता? 35 नंबर, वार्ड नंबर 10। वार्ड नंबर 10। तो ठीक है, आपने कभी वहाँ के स्थानीय सभासद को अवगत कराया? सर कई बार बोल दिया उनको। क्या बोले? करा देंगे। चलिए ठीक है, आपने मेरा विशेष संज्ञान में डाल दिया है। तरफरा रोड का सड़क अभी नई बनी है। सड़क नहीं बनी है सर, वो पार्टों में क्यों बनी है? अच्छा चलो, वो विषय होगा, बननी होगी। एक अब कोई ये बताओ, सड़क पूरी बना के रास्ता बंद कर देगा क्या? नहीं सर, रास्ता बंद नहीं कर देगा। तो जहाँ आधी पार्ट में बनी होगी सड़क, वो जिससे कि यातायात भी देखिए, चलता कुल रहे। मिलाकर सवाल ये है कि सड़क अगर खराब है तो सीवर का पानी ओवरफ्लो होकर वहां पर भरेगा, वो वहां से निकल नहीं पाएगा, उसके निकालने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी और आम जनता को परेशानी होगी। बच्चे स्कूल जाने में दिक्कत उनको होगी, महिलाएं अगर काम पर जा रही हैं, जैसा सवाल जनता कर रही है, तो उन सब समस्याओं का, जो कि सवाल आपसे सर इसलिए भी है क्योंकि आपने कहा अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखिए, जब सड़क बन रही थी, आप भी जागरूक हो, आप अपनी बात इस मंच पे बता रहे हो। जब आपकी सड़क बन रही थी तो आपको पता होना चाहिए कि सड़क यहाँ बनेगी, पानी इसका नहीं निकल पाएगा। जब सड़क बनते समय आपको बताना था ये सड़क ऊंची बन रही है या नीची बन रही है, पानी नहीं निकल पाएगा, तो उस समय बनाते समय बताते आप। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, खैर जो भी आपकी समस्या का समाधान है तरफा रोड का, मैं भी अपने चेयरमैन साहब को बोलता हूँ, आपकी समस्या का समाधान होगा। ठीक है, मैं सुनील जी से एक सवाल करना चाहूंगा। चूंकि समाज सेवा के क्षेत्र में हम जब भी आते हैं तो एक सोच लेकर आते हैं, आप क्या सोच लेकर आए हैं, कब से कर रहे हैं और आगे की प्लानिंग क्या आपके दिमाग में है, क्या और करना चाह रहे हैं हाथरस के लोगों के लिए आप? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, हर समाज सेवी राजनेता नहीं बनना चाहता जी। ये बड़ी भ्रमित सोच है। कई बार जैसे कि मैं
अग्रवाल हूँ। तो एक विशेष ये नहीं है कि मैं बनियों के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ। जब भी हम शुरुआत करी हमने 15 साल से, तो फील किया बहुत सारी ऐसी जगह रह गई हैं जहाँ पे वर्क ही नहीं हुआ है, जहाँ पे या तो वोटों के लिए लोग गए हैं, उसी समय उनसे हाय हेलो हुई है, उसके बाद उनके पास कोई गया ही नहीं है। हम लोग गए तो लोगों ने भी उसी नज़रों से देखा कि शायद नए नेताजी आ गए, लेकिन वास्तव में 7-8 सालों में जो वहाँ से प्रेम मिला है, जो आनंद आया है, जैसे अभी पिछली होली पे हमने कुछ ऐसे बच्चों का डांस कंपटीशन कराया। डांस कंपटीशन आप हमेशा देखते होंगे बड़े अच्छे परिवार के बच्चों का होता है, कभी ऐसे बच्चों का नहीं होता जो समाज के पिछड़े वर्ग से भी आते हैं या जिन्होंने कभी मंच ही नहीं देखा डांस करने के लिए। हमने उन बच्चों को बुलाया, कई बहुत शर्म आए, लेकिन अंततः जो बाद में आनंद की प्राप्ति हुई, अब बच्चों ने मुझे खुद बोला, अंकल अब कब कराने वाले हो डांस कंपटीशन। हमें छोटी छोटी चीज़ अगर हम भरेंगे, जो राम सेतु बनाने में गिलहरी प्रयास था, उसका प्रयास निस्वार्थ सेवा संस्थान का है। कम से कम जाते समय, ऊपर जाते समय अपनी आत्मा को संतुष्टि हो कि हम ऐसा कार्य कर गए जो वास्तव में जिसके लिए ईश्वर ने हमें नीचे भेजा था। भविष्य की कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, तय भी हैं। बेसिक कार्य होना है जो पढ़ाई के क्षेत्र में होना है। अभी हाथरस में भूसे के नगले पर एक वृद्धाश्रम बनाया हुआ है। वृद्धाश्रम में जो वास्तव में वृद्ध जो आए हुए हैं, उनके लिए भी अगर मापदंड के हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाए, मैं माननीय एसपी महोदय से ही मिलने की सोच रहा हूँ उस समय, क्योंकि कई माताओं ने जो शिकायत करी है कि उनके बच्चे नशा करते हैं सुबह से, और उन्होंने स्पेसिफाइड उन्हीं को बाहर निकाल दिया है। क्या हम उस देश के उस हिस्से में पहुंच गए हैं या बच्चे अपनी माता को भी नहीं रखना चाहते, पिता को भी नहीं रखना चाहते? इनके साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी, जो मैंने अभी सुना था लास्ट में, क्या कि माँ बाप को आपको साथ रखना ही पड़ेगा, इस तरह का कोई शायद फैसला है। उसके आधार पर अगर कानूनी कार्रवाई करी जाए सख्ती के साथ, अगर 2 डंडे अपराधियों के, तो इससे बड़ा अपराधी कोई नहीं है। जो अपने माँ बाप को साथ नहीं रह सकते वो अपराधी हैं समाज के, और निश्चित रूप से सख्ती करी जाए तो हो सकता है कुछ घर सुचारू रूप से अच्छे चल सकें। कार्य बहुत सारे हैं। मेरा सवाल शरद जी से, अभी नशे की बात करी, हाथरस में बड़ी ही चर्चा है और देखा गया कि जो शराब की दुकानें हैं उनका खुलने का समय जो है वो सुबह 10 बजे से शाम को 10 बजे, रात को 10 बजे तक होता है, लेकिन सुबह 7 बजे ही शराब की दुकानें खुल जाती हैं और प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं है। आपने कभी इस विषय को बताया प्रशासन को? हमने इंडिया में खबरें भी दिखाई। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं बताया। सर आप रख तो रहे हैं, आपके सामने आप समाधान कराइएगा। से भी पूछा गया, आबकारी आपका अधिकारी से भी बात हुई इस मामले में, बोला अभी हमारे संज्ञान में नहीं होगा तो बताएंगे। कई बार देखा है। वैसे आप जो पूछ रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि 10 बजे से पहले ठेके खुलते होंगे। आप कह रहे हैं तो आपने देखा होगा कहीं खुला हुआ। मामला भी संज्ञान में हमारे तो है नहीं, हम तो पीते नहीं। चलिए, एक आखिरी सवाल शरद जी आपसे मेरा ये है कि विपक्ष ये आरोप लगाता है कि सत्ता और संगठन के बीच में समन्वय की कमी हाथरस में आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं नजर आती है। शहर अध्यक्ष के चुनाव हो, जिला अध्यक्ष हो, इनमें कुछ देरी हो रही है, इसका कारण जान सकते हैं? नहीं, देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। हम लोग सभी लोग निर्णय पार्टी के सार्वजनिक निर्णय लेते हैं जी, है ना। तो सारी प्रक्रिया बहुत ही बिल्कुल साफ सुथरी, और सभी लोगों को बैठाना, सभी लोगों से पूछना, उसके बाद कहीं जाकर निर्णय निकलता है। चलिए, बहुत शुक्रिया शरद जी आपका, सुनील जी आपका, आप लोग जुड़े और आपने अपने पार्टी का पक्ष रखा। शरद जी, समाज सेवा के लिए सुनील जी आप क्या कर रहे हैं, आपने इस बात का जिक्र किया। तो ये तमाम सारी बातें बहुत ज्यादा अहम हो जाती हैं राजनीति के क्षेत्र में, जिनका जिक्र शरद जी के साथ हमने किया है और जिनका जिक्र हमने सुनील जी के साथ किया है। समाज सेवा के तौर पर एक बड़ा काम वो हाथरस की जनता के लिए कर रहे हैं। हम ये उम्मीद करेंगे कि आगे भी इसी तरीके से वो अपना काम करते रहें, और शरद जी से ये उम्मीद करेंगे कि हाथरस की जनता जिस विकास की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से कर रही है, क्योंकि लगातार मौका बीजेपी को यहाँ से मिल रहा है, तो उन उम्मीदों पर वो भी खरा उतर पाए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। और शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ इस सेशन का हिस्सा बनने के लिए।